हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। चलिए, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही एनसीईआरटी सार संग्रह का एक कलेक्शन जो है क्वेश्चनों का उनको मैं लेके आऊँगा। तो ये देखिए, मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके कुछ जो मेरे हैंड्स नोट है उनको भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो उनको भी आप पहले देख ले तो ये ज़्यादा आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी सार संग्रह जो है आपको, अब देखिए, वन लाइन छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास के जितने भी एनसीईआरटी के किताब है उनके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इनमें इनको रखा गया है। और ये महेश कुमार बनमाल जी के द्वारा है। बहुत ही वन डे कोई भी एग्जाम आप दिए, चाहे वो पीसीएस हो, बीपीएससी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, दरोगा हो, एसएससी हो या अन्य कोई भी एग्जाम दे, इनके लिए इस बुक के जो कलेक्शन है क्वेश्चनों का, इनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको ये बहुत ही फायदा करेगा, तो अंत तक आप इसको जरूर देखते रहे। तो आइए, इसमें मैं सिर्फ इस एनसीईआरटी के जितने प्रश्न हैं उनको मैं बताऊंगा। इस डिटेल मैंने आपको मेरा जो हैंड्स नोट है उसको मैंने हैंड नोट जो भी मेरा है उनको मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, तो उनको आप ज़्यादा दिए, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर इसको आप समझे तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। ये स्पेशल सीरीज है मेरा। तो आइए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो ये अरब के निवासी थे। उबैदुल्ला और एक बुदेल, तो ये दोनों आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था। और यहाँ लिखा भी है कि भारत में सन 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? उबैदुल्ला ने। लेकिन ये उबैदुल्ला जो थे, लेकिन असफल आक्रमण इनका रहा था। इसके बाद बुदेल भी आक्रमण किए थे 711 में ही, वो भी असफल रहा था। अब जाके 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके ठट्ठा के समीप जो देवल बंदरगाह है उन पर अधिकार ले लिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था? 712 में। और किसके विरुद्ध किया था? तो सिंध के प्रांत के शासक राजा दाहिर के विरुद्ध। और कहां पर? तो ठट्ठा के समीप एक स्थित देवल बंदरगाह है, उनको सबसे पहले उन्होंने अधिकार लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नंबर पर प्राप्त किया था? तो मैंने बताया था मुल्तान स्वर्णनगर, जिसे स्वर्णनगर भी कहा जाता था। तो इन सारी चीजों को मैंने बता भी दिया है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख ले। अब भारत में धार्मिक जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम, ये भी मैंने बता दिया है, तो आप उसको देखिए। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? अब देखिए, अरबी जो भी लोग आए यहाँ पर, ये लोग प्राय रेगिस्तानी होते थे, और ये लोग जैसे ही आए भारत की ओर सिंध प्रांत पे, तो इन्होंने क्या किया? ऊंट पालन, क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट पालन किया जाता है, तो और खजूर की खेती करना शुरू कर दिया। तो सिंध प्रांत में भी देखा जाए तो खजूर की खेती प्रारंभ करने वाले कौन थे? अरबी लोग थे, और ऊंट पालन भी उन्होंने ही प्रारंभ किया। अरब के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था? तुर्कियों ने किया था। इसी तुर्की में आपको सुबुतगीन का नाम आएगा, मोहम्मद गजनवी का नाम आएगा। फिर आगे देखिए, आप गोरी से लेकर बहुत सारे ऐसे हैं जो तुर्की लोग भारत पे आक्रमण करते हैं और शासन करते हैं, तो उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तुर्क में गजनवी वंश की स्थापना किसने किया था? अलप्तगीन गजनी ने किया था। कि तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसने किया था? अलप्तगीन ने। इसी अलप्तगीन के जो दामाद थे और गुलाम थे सुबुक्तगीन, जिन्होंने भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किया था। तो यहाँ देख ही लीजिए, आगे लिखा है भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसने किया था? सुबुक्तगीन गजनी। अब देखिए, वर्ष 712 में भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण करना मोहम्मद बिन कासिम ने। पहला आक्रमण देखिए तो उबैदुल्ला ने किया था, है ना, लेकिन 711 में। लेकिन ये असफल, ये सफल नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पहला सफल कब हुआ था? तो 712 में हुआ था। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमी उत्तर का मतलब क्या हुआ? पश्चिम और उत्तर की बात कर रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ, जैसे भारत का नक्शा है, तो ये उत्तर वाले क्षेत्र है, और नीचे वाले जो क्षेत्र है वो दक्षिण वाले क्षेत्र है, और ये वाले जो क्षेत्र होते हैं ये सब पूर्व वाले क्षेत्र होते हैं, और ये वाले जो क्षेत्र होते हैं पश्चिम वाले क्षेत्र होते हैं। तो यही बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। तो ये कर रहा है पश्चिमी उत्तर, तो पश्चिम और उत्तर की बात कर रहा है यहाँ पर। पश्चिमी उत्तर, ये भारत की बात हो रहा है। तो पश्चिमी उत्तर भारत में किस हिंदुशाही शासक का पराजित किया था? जयपाल को। तो ये सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमी उत्तर भारत में किस हिंदू शासक को पराजित किया था? तो जयपाल। ये जो जयपाल जो थे, ये हिंदुशाही शासक थे। ये पंजाब वाले प्रांत में इनका शासन था, या शाही वंश भी उसको कहते, तो उन्हीं के शासक थे यहाँ हिंदुशाही शासक जयपाल, जो कि पंजाब वाले प्रांत में थे। सुबुक्तगीन गजनी इनको पहला तुर्की आक्रमणकारी थे। तब मोहम्मद गजनवी जब आएंगे, अब देखिए, मोहम्मद गजनवी जो थे, ये जो गजनवी या गजनी जो देखिए, तो यही जो सुबुक्तगीन है इनका सबसे बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र माने बड़ा पुत्र था, और मोहम्मद गजनवी। और ये वर्ष
1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात के शासक कौन थे? भीम प्रथम। तो देखिए ये जो मोहम्मद गजनबी है, इनका भारत पर कई बार आक्रमण होता है लगातार। यहाँ भी दिया है कि भारत पर उन्होंने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी में लगभग 17 बार आक्रमण किया था। 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक, 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक के बीच में उन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। इनका मुख्य आक्रमण का उद्देश्य एक ही था, भारत की धन संपदा को लूटना, न कि साम्राज्य स्थापित करना। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि मोहम्मद गजनबी का भारत पर 17 बार आक्रमण करने या आक्रमण करने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में साम्राज्य को व्यवस्थित करना, साम्राज्य का विस्तार करना? तो नहीं, ये साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण नहीं करते थे। इनका एक ही उद्देश्य था कि हमें भारत में सिर्फ और सिर्फ धन लूटना है और यहाँ से धन ले जाकर अपने क्षेत्रों को विस्तार करना है, अपने वहाँ जो गजनी वंश है उनको विस्तार करना है। तो आइए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था उसमें राजा कौन थे? भीम प्रथम। तो मोहम्मद गजनबी के समय साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम क्या था? अल-बरूनी। देखिए मोहम्मद गजनबी जब भारत आते हैं तो अपने साथ कई सारे विद्वानों को भारत लेके आते हैं, जिसमें उत्तरी होता है, फिरदौसी होता है, अल-बरूनी होता है। तो यहाँ देखिए मैं सिर्फ अल-बरूनी की बात कर रहा हूँ। तो अल-बरूनी जो थे उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध, ये अल-बरूनी बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और इसीलिए क्योंकि इनका कुछ किताब भी था। इस अल-बरूनी के कुछ किताब थे, किताबुल हिंद, और उसके साथ साथ उतबी भी आए थे। तो उतबी के किताब उल यामनी और एक फिरदौसी इतने विद्वान थे, इन्हें पूर्व का होमर कहा जाता था, जिन्होंने शाहनामा नाम के पुस्तक रचना के लिए बहुत बार पूछा जाता है। ये सब प्रश्न आपको बहुत भी है। अल-बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद की रचना किया गया था, उतबी के द्वारा किताबुल यामनी का रचना किया गया था और फिरदौसी के द्वारा पूर्व शाहनामा का रचना किया था। यह शाहनामा का रचना किसने किया था? फिरदौसी, से पूर्व का होमर भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ आप देखिएगा और डिटेल में जब इसको मेरा जो हैंड नोट है उसको पढ़िएगा तो उसमें मैंने डिटेल इनके बारे में बताया है कि अल-बरूनी कौन थे। ये अल-बरूनी जानते हैं आप? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान था, मुस्लिम विद्वान था। अल-बरूनी पुराण के अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम विद्वान थे और ये ख्वारिज में इनका जन्म होता है। और ये बहुत बड़े खगोल विज्ञान थे, गणितज्ञ थे, औषधि, धर्मशास्त्र, कवि, त्रिकोणमिति, संस्कृत, सब पे इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था, मतलब सबका अध्ययन इन्होंने किया था। और इन्होंने एक और किताब लिखा था जिसका नाम था तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद इन्होंने अरबी भाषा में लिखा था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी के बाद मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया जाता है और कब? 1175 में। उन्होंने भी मुल्तान पे किया था, यही मुल्तान जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने भारत पर, मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1175 में। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि मोहम्मद गोरी का ये प्रथम आक्रमण है भारत पर। कब? 1175 में। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा, जिसे पाटन कहते हैं, के आक्रमण के दौरान किसके द्वारा पराजित? ये सब कहाँ है? गुजरात वाले क्षेत्र में। तो मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? भीम द्वितीय, जिसे मूलराज के नाम से जाता है। देखिए भीम द्वितीय वो तो मूलराज कहते हैं, यहाँ भीम प्रथम था, यहाँ भीम प्रथम था, जिससे मोहम्मद गजनबी का, देखिए प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको समझिए, आप कंफ्यूज हो जाइएगा नहीं तो। ये भीम प्रथम का युद्ध होता है मोहम्मद गजनबी के द्वारा 1025 में, जब सोमनाथ मंदिर को लूटने आए थे तब। ये 1025 की बात हो रहा है। और ये देखिए ये है भीम द्वितीय, जिसे मूलराज कहते हैं। ये 1178 में मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध किया। द्वितीय है तो निश्चित है कि वो जूनियर होगा, बाद में आए होंगे। देखिए ये 1025 के समय का बात है, ये 1178 का, मतलब 100 वर्षों की बात हो रहा है, यहाँ पर उनसे अधिक की बात हो रहा है। तो भीम द्वितीय के समय मोहम्मद गोरी से, तो भीम द्वितीय गोरी ऐसे याद रखिए, दू गो तो द्वि से द्वितीय, गो से गोरी। ये देखिए भीम प्रथम का था गजनबी, प्रथम का गजनबी। तो तैराइन, अब देखिए मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण करते हैं तो मोहम्मद गोरी यहीं से भारत का काया पलट समझिए आप शुरू हो जाएगा। मोहम्मद गोरी अपने साथ कुछ दास को भी लेके आते हैं, जिनका नाम था, आप जानते हैं, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। यही बख्तियार खिलजी भारत ही नहीं, पूरे आपकी जो बिहार है उनका जो शैक्षणिक अध्ययन केंद्र था उनको भी तहस नहस नालंदा विश्वविद्यालय को करके जाएंगे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी, जो कि अभी आपको पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, उनको भी तहस नहस करके जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस, कई सारे विश्वविद्यालयों को उन्होंने खंडित कर दिया था, विध्वस्त कर दिया था। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। ये मोहम्मद गोरी
का जो है प्रथम आगमन 1175 में मुल्तान पे हुआ था, ये तो आप देख ही लिए। इसके बाद इन्होंने 1100, यहाँ नहीं लिखा है, देखिए लिखा होगा 1100 नहीं है, 1176 में इन्होंने कच्छ पर, जिसको उचबी उसमें कहा जाता था, गुजरात वाले क्षेत्र में कच्छ है, 1175 में मुल्तान पे, 1176 में उन्होंने कच्छ पर किया था। तब जाके 1178 में उन्होंने गुजरात के ही पाटन इंदवारा, उस पर उन्होंने भीम द्वितीय माने मूलराज के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया था। अब देखिए ये गौरी थोड़ा सा काफी ज्यादा विद्वान भी थे, सॉरी। अब यहाँ जो भीम द्वितीय जो बुलराज है, ये क्या होता है, इनकी एक विधवा माँ थी जिसके नाम था नायिका देवी थी। इनके साथ इन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध किया था और यहीं पर मोहम्मद गोरी का हार हुआ था। तो मोहम्मद गोरी का हार देखते हैं, पराजित किया गया था मोहम्मद गोरी के। किसके द्वारा पराजित हुआ था? भीम द्वितीय के द्वारा, क्योंकि इनकी विधवा माँ जी थी नायिका देवी और भीम द्वितीय ने दोनों मिल के मोहम्मद गोरी को हराया था। तब जाकर ये भी मोहम्मद गोरी जो है ये भारत में तराइन का युद्ध करेंगे, प्रथम द्वितीय। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, याद रख लीजिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। 2 युद्ध होता है इनका, जो उस समय पृथ्वीराज चौहान का आप नाम सुने होंगे, चौहान वंश के बहुत ही बड़े प्रसिद्ध शासक थे, जिसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। पृथ्वीराज तृतीय उनका नाम था, पृथ्वीराज तृतीय, जिसे चौहान, पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गोरी ने 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ पहला युद्ध किया, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान से। फिर जाके 1 वर्ष के बाद वो वापस लौटते हैं, अपने सेना को थोड़ा सा मजबूत करते हैं। युद्ध की जो रणनीति उनको उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के कुछ सैन्य कमजोरियों को उन्होंने पकड़ा और जाके दोबारा 1 वर्ष के बाद पुनः वो लौटते हैं अपनी सेना को मजबूत करके 1191 में, सॉरी 1192 में, और तब जाके मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ फिर से युद्ध लड़ा और यहीं पर मोहम्मद गोरी विजयी होता है। अब देखिए इसको जीतने के पीछे और भी कहानी है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के जो संबंधी थे, रिश्तेदार थे, जिसका नाम था राजा जयचंद, नाम सुने कहते जयचंद। जयचंद एक ऐसा उपमा बन चुका है जिसको आज हम लोग धोखेबाज के रूप में आज भी प्रयोग करते हैं कि धोखेबाज है भाई, जयचंद है तुम। तो जयचंद इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के जो रिश्तेदार थे जयचंद, इन्होंने ही मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने धोखा दिया था। तो यहाँ धोखा देने के बाद पृथ्वीराज चौहान आसानी से हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी इनको लेकर चले भी जाते हैं। लेकिन इसके कई सारे कहानी है कि माना जाता है कि मोहम्मद गोरी का मौत भी जो है पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही हो जाता। और भी कुछ और भी कहानियां हैं। तो कुछ कहानियां इनमें से ये भी है कि पृथ्वीराज चौहान को एक ऐसी कला था जो वो शब्द भेदी बाण जानते थे, जो राजा दशरथ, रामायण काल में देखिए राजा दशरथ के पास था ना, वो शब्द भेदी बाण छोड़ते जिसमें श्रवण कुमार का मौत हो जाता है। तो इसी तरह का कुछ उसके पास भी अपना कौशल था पृथ्वीराज चौहान के पास, जो अपने तीरों को छोड़ देते थे जिस दिशा में, मतलब शब्द भेदी का मतलब शब्द को सुनकर, ध्वनि को सुनकर जिस दिशा में तीर छोड़ते थे वो सफल होता था। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ा था। और इनके एक दोस्त थे चंद्रबदाई, जो कवि भी थे। पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रबदाई दोनों के द्वारा मिलकर एक योजना बनाया जाता है और मोहम्मद गोरी के घर में ही मोहम्मद गोरी का हत्या कर दिया जाता है शब्द भेदी बाण के द्वारा। ये कहानी है। अब इसके पीछे कितनी सत्यता है इसको मैं नहीं कह सकता हूँ। अब देखिए मोहम्मद गोरी जो थे, इन्होंने फिर 1194 में कनौज के शासक, वही मैं जो बता रहा हूँ जिसका नाम था जयचंद, है ना, तो उस पे चंदावर का युद्ध किया था। यही जयचंद जो कि पृथ्वीराज चौहान के रिश्तेदार भी थे। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रथम सूफी संत, बहुत इंपॉर्टेंट, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का नाम याद रखे लिए। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती जो है ये भारत आए थे किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। देखिए मोहम्मद गोरी जब भारत आए तो अपने साथ बहुत सारे विद्वानों को, कई सारे संत को, उलेमाओं को लेकर आए थे, जिनमें से आप देखिए शेख मोहिउद्दीन चिश्ती भी थे, अलबरूनी थे, फिरदौसी थे, उतबी थे। अब सिक्कों पर देखिए तो देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनाए गए थे? मोहम्मद। तो देखिए मोहम्मद गोरी एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी जो सिक्का था उस पे लक्ष्मी देवी, मान देवी लक्ष्मी की आकृति वो अपने सिक्के पे बनाया करते थे। मुस्लिम शासक कौन? तो मोहम्मद गोरी। बख्तियार खिलजी ही मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था, दास था, और ये मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास था जिसने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त किया और अपने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी इन्होंने नष्ट कर दिया था। तो 1202 ईस्वी में बिहार की विजय के लिए ये निकलेंगे। देखिए
1194 तक तो इधर चंदावर के साथ ही चंदावर युद्ध ही किया था। अब 1202 में यही बख्तियार खिलजी जो है 1202 में ये बिहार की विजय की ओर निकलेंगे और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर देंगे। फिर 1204 से लेकर 1205 तक ये बंगाल के जो शासक थे उस समय लक्ष्मण सेन, जिनकी राजधानी नदिया, आप नाम सुने हैं ना, लक्ष्मण सेन, जिनकी राजधानी नदिया थी, तो बंगाल अभियान भी मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा किया जाता है। अब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य पर 3 गुलाम ने नियंत्रण कर लिया। आप देखिए बहुत यहाँ से ट्विस्ट आ जाएगा। ये मोहम्मद गोरी भी अंततः मर जाएंगे, तो 1206 में इनकी भी मौत हो जाता है। और यहाँ 1206 में इनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी के साम्राज्य में 3 गुलाम ने नियंत्रित, क्योंकि वो अपने साथ गुलाम रखे थे, जैसे एक गुलाम बख्तियार खिलजी भी थे, उसी साथ साथ उन्होंने एक यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यल्दोज, बख्तियार खिलजी, ये सब मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, दास थे। अब इन्होंने क्या किया, जैसे मोहम्मद गोरी 1206 में मृत्यु होगा मोहम्मद गोरी का, तो ये लोग क्या करना शुरू करेंगे, तो अपने आप को सत्ता पर जाने के लिए, मतलब शासन व्यवस्था में आने के लिए ये लोग आपस में ही लड़ जाते हैं। लेकिन यह कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही दिमाग के शातिर थे। उन्होंने एक योजना बनाई, राजनीतिक बुद्धि इनके पास काफ़ी ज़्यादा था, कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्होंने योजना बनाया और देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तो संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया, वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। और तब जाके आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस तरह से गुलाम वंश का स्थापना किया और दिल्ली सल्तनत क्यों नाम पड़ जाता है इसका, तो वो भी आगे पढ़ेंगे। देखिए भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा ही किया गया था। आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे फिर गुलाम वंश क्या है, खिलजी वंश क्या है, और गुलाम वंश का जो एक चार्ट है, आप इसको भी दिल्ली सल्तनत इसका नाम के ऊपर जाता है। देखिए सल्तनत जो है कहीं ना कहीं सुल्तान शब्द से ही बनता है, मैं समझाऊंगा ये सल्तनत के ऊपर जाता है। और दिल्ली को पहले राजधानी किसने बनाया, फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश। आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस नाइट। जय हिंद, जय भारत।